Hello students, so let's come today in a CBSE class 11th in mathematics. We have already in the chapter 10th straight line. Okay, so in this chapter we have come to the topic slope of a straight line. Slope of a straight line. What does it mean? At first, geometrically, you know that this is coordinate axis OX and OY minus X, and this is minus Y. If you have a straight line like this, then the angle in anti-clockwise from the origin line, या इसको हम लोग इसको हम बोलते हैं हिंदी में परिक्रामी रेखा। इस लाइन को, इसी लाइन से एंगल आप फॉर्म करते हो, ठीक है। इसी लाइन से जब भी एंगल आप फॉर्म मेजर करोगे तो इस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की जब डेफिनेशन दिया जाता है, सुनोगे पहले ध्यान से। डेफिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। तो सपोज करो कि एक स्ट्रेट लाइन है जो कि एक्स पॉजिटिव एक्सिस से थीटा एंगल फॉर्म करता है, तो इसका जो टेंजेंट है टेन थीटा, ये इसका स्लोप बोला जाता है। स्लोप को स्मॉल एम से आप डिनोट करते हो। आपको बस इतना केयर करना है, कोई भी स्ट्रेट लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, उसका जो टेंजेंट लोगे आप, वही उसका स्लोप होता है। ये मेन डेफिनेशन है, ओरिजिनल डेफिनेशन। फिर से सुनोगे कि एंगल मेकिंग बाय द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ एनी स्ट्रेट लाइन is theta, then the tangent of this angle is called the slope of this straight line. It is denoted by small m. Listen once again. The tangent of the angle formed by a straight line with positive x-axis is called the slope of that straight line. इट मीन्स कि कोई भी लाइन है एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, बस उसमें टेंजेंट आप 10 लगा दो, 10 थीटा निकाल दो, वही उसका स्लोप बताएगा। या इट इज आल्सो नोन बाय अ वर्ड ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। दिस इज आल्सो नोन एज ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप मीन्स एक्चुअली ओनली एंगल को बोलते हैं, लेकिन स्लोप या जो ग्रेडियंट है, इसी को हम ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्लोप का तो मतलब केवल एंगल से होता है, लेकिन टेंजेंट लगा करके उसको हम डिफाइन करते हैं। तो जनरली इसको लोग स्लोप बोलते हैं, लेकिन स्लोप का मतलब केवल इस एंगल से है। हाँ, जब टेंजेंट हम लगा दोगे तो टेन थीटा को हम लोग ग्रेडियंट ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेट लाइन। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एम। तो ये तो केवल डेफिनेशन है, लेकिन आप जरा देखो डिफरेंट इसका हम एंगल चेंज करते हैं, जरा ध्यान देना। कुछ प्रैक्टिस है, जैसे सपोज करो ये जो स्ट्रेट लाइन है, इसी तरह से एक और स्ट्रेट लाइन में ड्रॉ कर रहा हूं। ये इसी तरह से एक और फिगर देख लेते हैं इसको। इसी तरह से इस फिगर को देख लेते हैं ऐसे। इसी तरह से इस फिगर को देख लेते हैं ऐसे। ये ओरिजिन है। इन सारे फिगर्स में मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे ग्रेडियंट आप फाइंड करोगे, ठीक है ना। और इसी तरह से एक और फिगर ले लेते हैं हम ऐसे। ये ओरिजिन है। सभी लाइन में हम ग्रेडियंट फाइंड करेंगे, जरा ध्यान देंगे। सबसे पहले इस फिगर में आओ। ये हमको पता होना चाहिए कि किसका ग्रेडियंट, इस लाइन का ग्रेडियंट चाहिए तो एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में एंगल चाहिए आपको। यानी यहां से ये इधर पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल आप ऐसे मेजर करोगे, तो इस एंगल को आपको चेक करना है, ये एंगल लेना है आपको। इसका ग्रेडियंट आप मेजर करोगे तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये एंगल आपको लेना है।
इसी तरह से इसका ग्रेडियंट चाहिए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस का मतलब ऐसे जाओगे, उसके बाद इधर घूमोगे, ये एंगल लेना है। इसी तरह से इसका ग्रेडियंट फाइंड करना, तो ये स्ट्रेट लाइन है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये है, तो ये आपका एंगल लेना है। इसी तरह से इस स्ट्रेट लाइन को देखोगे, ये लाइन जा रही है एक्स एक्सिस, तो आपको ये एंगल लेना है, और ये तो सीधे राइट एंगल दिख रहा है। इसी तरह से इसमें देखना है इसके साथ कितना एंगल, तो ये 0 डिग्री बना रहा है। तो यहाँ पे थीटा तो 90 डिग्री साफ साफ दिख रहा है, ये थीटा जो है वो 90 डिग्री आ रहा है, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो 0 डिग्री आ रही है। लेकिन यहाँ पे क्या है हमको नहीं पता। सपोज करो कि अगर ये थीटा ये लेना है, ये भी थीटा लेना है, यहाँ थीटा लेना है, मतलब कैसे एंगल फॉर्म मेजर करोगे आप, मैंने ये समझा दिया। एंगल हमेशा आपको ऐसे डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज घूम के लेना है जहां भी स्ट्रेट लाइन रहेगी। बस इस एंगल को फाइंड करो, उसके साथ थीटा जोड़ दो, 10 लगा दो, तो 10 थीटा ही इसका ग्रेडियंट या स्लोप माना जाएगा, जिसको कि हम से डिनोट करते हो। ये समझ में आ गया फिगर। अब अगर मैं डिफरेंट एंगल आपको बता करके एक और क्रॉस चेक कर रहा हूं, एक और क्रॉस चेक हम लोग करेंगे यहां पे। इसको ग्रेडियंट या इंग्लिश हिंदी में प्रमाणता कहते हैं, सरल रेखा की प्रमाणता। यम को सरल रेखा की प्रवणता या ग्रेडियंट आप स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। अब जरा देखिए एग्जांपल, कुछ ध्यान से देखेंगे सभी लोग। मैं स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, समझ में आया? और इस एंगल को अगर मैं बोल दिया कि ये 150 डिग्री है, समझिएगा ध्यान से। अगर ये 150 डिग्री है तो इसका हमें स्लोप चाहिए, कैसे निकलेगा? एंगल यहां पे दिया हुआ है और इसका स्लोप पूछा है कि इसका स्लोप क्या होगा। तो मैंने जो बेसिक डेफिनेशन समझाया पहले उसको चेक करो। आपको कौन सा एंगल चाहिए? आपको तो इस एंगल से ना मतलब है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म कर रहा है इससे मतलब है, बस ये एंगल आपको चाहिए एनी हाउ, और उसके साथ 10 लगाएंगे। लेकिन ये दिया हुआ आपको 150 यहां, तो करोगे क्या? अच्छा देखो, अगर ये 150 है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इस एंगल को आप निकाल सकते हो 30 आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 है, 180 में से 150 निकाल 30 डिग्री आएगा। अच्छा, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में घुस गए और ये है 30 डिग्री, 30 अगर ये 90 अकेले लेकर और 30, तो ये कितना बचा? 60 बचेगा। ये 60 बचा ना, देखो 150 है, 180 में सब्ट्रैक्ट करोगे 30 आएगा, लेकिन ये 90 है तो 90 और 30 120 हो गया, तो ये बचा 60, क्योंकि राइट एंगल एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है 180 होता है, तो ये 30 तो ये 60, और अगर ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी 60 डिग्री होगा। सोच लो, एंगल यहां दिया था लेकिन धीरे 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 मैं ट्रांसफर करके यहां तक ले आया, और अब जो थीटा की वैल्यू फाइंड की हमने 60, अब इसका स्लोप आपको निकालना है, तो m इज इक्वल टू 10 60 लगा दो, और 10 60 की वैल्यू √3, 10 60 की वैल्यू √3 हो जाएगी। गलत नहीं हो रहा जी? ठीक है, तो m की वैल्यू √3 आ जाएगी इस फिगर के लिए। इसी तरह से अब एक फिगर और लेते हैं। चलो मान लेते हैं हमारे पास ये है, और इसकी वैल्यू हमने ले लिया है 30 डिग्री। अब सोच लो कि हम फिर कैसे जाएंगे, हमें कौन सा एंगल चाहिए? हमें इस एंगल से मतलब है, ये थीटा चाहिए। अब फिर से वैसे जाओ, अगर ये 30 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से घुस जाओ, ऐसे 30 है तो ये भी 30 होगा, और ये राइट एंगल है तो ये कितना हुआ? 60 हो जाएगा। ये 30 है तो ये भी 30 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये 90, तो ये कितना हुआ? ये 60 बचेगा। अब यहाँ पे लीनियर पेयर एक्सियम में जाओ, LPA, लीनियर पेयर एक्सियम आप जानते होंगे। लीनियर पेयर एक्सियम का मतलब एक ही पॉइंट पर अगर स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पे दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं, दोनों का सम जो है 180 होता है। तो अगर ये 60, तो थीटा प्लस 60 कितना होना चाहिए? थीटा प्लस 60 होना चाहिए 180, तो थीटा इज इक्वल टू 180 में से 60 सब्ट्रैक्ट कितना आएगा? 120, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 120 आ गया ना। तो अब हमें जो यहां पे लगाओगे टेंजेंट, किसके लिए लगा? अब इसका स्लोप निकाला, तो m इज इक्वल टू 10 कितना? 120, और 120 की वैल्यू कितनी होती है? -√3। 120 की वैल्यू -√3 होता है। समझ में आ गया?
तो इस तरह से आप एंगल कौन सा लोगे। हाँ, कभी कभी क्या होता है कि हम रिवर्स एंगल भी उल्टा घुमा के ले लेते, जैसे कि मान लो कोई स्ट्रेट लाइन ऐसे चल रहा हो, हम उल्टा अगर घुमाएंगे यहां से ना, ऐसे घुमाएंगे तो इसको माइनस थीटा के फॉर्म में लिए, तो इसको आप यूज करोगे तो एम की वैल्यू लिखोगे एम इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, बट टेन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस टेन थीटा, तो एम इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा आ जाएगा। तो हालांकि ये आप बहुत थोड़ा समझदार हो जाओगे तब ये समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल इजी फॉर्म है ये। आप रिवर्स फॉर्म में लोगे तो बस एंगल को माइनस करना पड़ेगा आपको, तो इसको भी जरूरत पड़ने पे लिया जा सकता है। सो अब आप समझ सकते हो कि हाउ कैन यू फाइंड द ग्रेडियंट और स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। समझ में आ गया? अच्छा, चलो अब इसके बाद हम ये समझते हैं, अभी तो मैंने केवल बताया कि किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्रेडियंट आप कैसे फाइंड करते हो, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग कंडीशनल ले रहे हैं कि पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू स्ट्रेट लाइन। यानी कंडीशन इसका क्या है, पैरेललिज्म और परपेंडिकुलर कंडीशन कब होते हैं, कब दो लाइन पैरेलल माने जाएंगे, कब दो लाइन परपेंडिकुलर माने जाएंगे। तो बिल्कुल ही समझ लो आप, जैसे देखो मैं पहले ओरिजिन ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे मैंने खींच दिया और ये दूसरा स्ट्रेट लाइन खींच दिया, समझ में आया? ये लाइन यल है, ये लाइन यम है, लेकिन आप ये बताओ कि अगर हम इसको देखो, यल मत मानो क्योंकि ये हम लोग स्लोप पढ़ रहे हैं, कुछ और मान लेते हैं, ये लाइन यल1 है, ये लाइन यल2 है, ठीक है। आप अच्छा ये सोचो कि पैरेललिज्म का मतलब ये पैरेलल होगा, पैरेलल होने का मतलब ये होता है कि जितना एंगल ये फॉर्म कर रहा है एक्स एक्सिस के, उतना ही एंगल ये भी फॉर्म करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये θ1 है और ये θ2 है, दोनों एंगल पर, तो m1 की वैल्यू, इसका स्लोप, पहले लाइन का स्लोप m1 इज इक्वल टू कितना है, tan θ1, और जबकि m2 कितना है, tan θ2। समझ में आ गया? तो इस केस में कभी भी आप सोचो कि पैरेलल लाइंस कब होंगे। अब जरा देखो कि L1 पैरेलल टू L2 व्हेन, कब होंगे, L1 पैरेलल L2 कब होंगे, व्हेन θ1 इज इक्वल टू θ2, जब दोनों एंगल ये सेम माना जाएगा, सेम एंगल फॉर्म करेंगे तब इसको पैरेलल मान। लेकिन टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ साइड, तो यहाँ पे tan θ1 यहाँ भी का कितना हो जाएगा, 10, दोनों साइड 10 लगा दो, लेकिन tan θ1 को तो मैं m1 बोल रहा हूं और tan θ2 को क्या बोल रहा हूं, m2 बोल रहा हूं। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन एंड हेंस इट शोज दैट इफ द gradient or slope of each lines are equal, then they will call the parallel to each other। समझ में आया? अगर स्लोप दोनों का इक्वल हो, m1 इज इक्वल टू m2 होना चाहिए, तब दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल माने जाएंगे। दिस इज द पैरेललिज्म कंडीशन फॉर टू गिवन लाइंस। इसका मतलब अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होना चाहिए। स्लोप इक्वल का मतलब tan θ1 इज इक्वल टू tan θ2, और इसके इक्वल का मतलब ये इक्वल, आप सीधा उल्टा जैसे भी समझ सकते हो। तो इसको आप अच्छे से कवर करोगे। सेकेंड कंडीशन में लेते हैं कि पैरेलल कंडीशन क्या होता है इसका, दोनों पैरेलल कब बोले जाएंगे। फिर से देखो फिगर, चलो मान लेते हैं कि हमारे पास ये ओरिजिन लाइन है और इसमें हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और एक स्ट्रेट लाइन इस पे पैरेलल ले रहे हैं। ध्यान देना आप, ये पैरेलल अपने से मैं ले रहा हूं, ये 90 डिग्री है। चलो अब फिर से शुरू करते हैं खेल वैसे ही। अच्छा ये बताओ, इसको मैं L1 लाइन मान लूं, ये लाइन L1 है और ये लाइन L2 है,
तो चलो पहले लाइन L1 के लिए इस कोण को देखेंगे तो ये एंगल θ1 मान लिया जाए, और ये लाइन 2 है तो इसके लिए ये एंगल हमें चाहिए ना, ये इसको θ2 मान लिया जाए। तो अब ये तो हम मान ही सकते हैं कि M1 जो देख रहे हो वो है tan θ1, पहले का स्लोप निकल गया, और जो M2 आ रहा है वो दूसरे का स्लोप निकल गया, पहले का स्लोप और ये दूसरे का स्लोप। लेकिन कब ये ऐसा क्या होगा जिससे परपेंडिकुलर माने जाएंगे, तो अब जरा देखिए ध्यान से, यहां पे कंडीशन की L1 परपेंडिकुलर टू L2 व्हेन, ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर माने जाएंगे कब। अच्छा आप सोचो कि हमने एंगल ये फॉर्म कर लिया, ये 90 डिग्री है। अब जरा ध्यान देना, अगर ये 90 डिग्री है तो आप अगर ये θ2 लिए हो तो इस एंगल को मैं अगर लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, इस एंगल को 180 माइनस θ1 लिखेंगे, 180 माइनस θ1, समझ में आ रहा है। या एक और चीज मैं बता रहा हूं आपको, एक्सटीरियर एंगल सुने हो, एक्सटीरियर एंगल, हिंदी में इसको बहिष्कोण भी बोलते हैं, हिंदी में इसे बहिष्कोण बोला जाता है, ये एक्सटीरियर एंगल। हियर ये कंडीशन मैं अभी दिखाऊंगा, लेकिन कैसे, हियर θ1 इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, इसको ABC एंगल, ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल ABC के लिए एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल बहिष्कोण, हिंदी में इसको बहिष्कोण बोलते हैं, बाहर बना हुआ कोण है, इसको स्ट्रेट लाइन बढ़ाया गया है। लेकिन अब इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो ये इसमें थ्योरम है एक, कि अगर इस एंगल की वैल्यू चाहिए तो इसको स्टॉप करते हुए इन दोनों को ऐड कर दिया जाता है। यानी हम लिख सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस 90, समझ लेना ध्यान से यहां पे। ये समझ में आ रहा है कि अगर पैरेलल कंडीशन देखना है तो हमने बिल्कुल इजी फॉर्म में पहले स्लोप को डिफाइन कर लिया, M1 M2 डिफाइन कर लिया, लेकिन एक्चुअल में कंडीशन ये होता है कि अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू इन दोनों एंगल के सम के इक्वल होता है। ये थ्योरम है मैथमेटिक्स का, एक्सटीरियर एंगल से रिलेटेड, ये सब 8th 9th का थ्योरम है। अब हमको क्या चाहिए कि टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ साइड, तो इधर लगा लीजिए tan θ1 और इधर लगा लीजिए tan 90 प्लस θ2, दोनों साइड में मैंने 10 लगा दिया। लेकिन आप लोग ये जानते हो कि tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये माइनस cot थीटा हो जाएगा। ये tan 90 प्लस θ2 इज इक्वल टू माइनस cot θ2, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan जो है नेगेटिव होता है तो नेगेटिव लिया गया, और 10 है तो यहाँ पे कॉट लग गया, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है, और 90 लगा है तो अदला बदली हो जाती है, 10 का कॉट, कॉट का 10 हो जाता है। ये सब आपको ट्रिग्नोमेट्री में सब पढ़ाया गया होगा, वैसे 11th में भी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे आप, ठीक है। लेकिन अब इसको मैं क्या कर रहा हूं, cot θ2 को चाहूं तो 1/tan θ2 लिख सकता हूं क्या, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब tan θ1 को हम क्या लिखेंगे, M1, और tan θ2 को क्या लिखेंगे, M2। तो इसका मतलब यह हुआ कि M1 M2 इज इक्वल टू क्या हो गया, M1 M2 इज इक्वल टू -1। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। इसका मतलब कि दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे यदि उनके मल्टीप्लीकेशन का जो इक्विवेलेंट आंसर है वो नेगेटिव में आए, -1 आ जाए। दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों का स्लोप आपको पहले पता होना चाहिए। अगर M1 M2 मालूम है तो उसके मल्टीप्लीकेशन से अगर -1 आंसर आप ला दो, उसके मल्टीप्लीकेशन का आंसर -1 ला दो, तो इसका मतलब है कि बोथ द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये शर्त है उसकी। तो दो स्ट्रेट लाइन पर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं यदि उनके स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन है वो -1 आ जाए। समझ, बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये ध्यान रखिएगा। स्ट्रेट लाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको अच्छे से 1-2 बार रिप्ले करके वीडियो को चेक कर लीजिएगा। ये कंडीशन है
पैरेलल का कंडीशन है दोनों का स्लोप इक्वल, लेकिन परपेंडिकुलर का ये कंडीशन है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आना चाहिए। तो ये शर्त हो गई पर पैरेललिज्म और परपेंडिकुलरिटी कंडीशन है। ये मैं पूरा प्रूफ करके आपको दे रहा हूं, चाहता तो डायरेक्ट बताया जा सकता था, लेकिन सब प्रूफ कर करके आपको समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। नेक्स्ट टॉपिक में इसी में चलते हैं कि स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स x1 y1 एंड x2 y2। ऐसे पॉइंट, ऐसे लाइन को स्लोप हमको चाहिए जो दोनों पॉइंट्स को मीट करता हो। और जल्दी से देख लो ज्योमेट्रिकली, जैसे मान लो ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो 2 पॉइंट इस पर दिया हुआ, ये A है और इसी पर एक और स्ट्रेट लाइन है B। ये दोनों ऐसे पास कर रहा है और इसका कोऑर्डिनेट्स दे रखा है x1 y1 और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2। तो इसका स्लोप कैसे निकालेंगे आप, जल्दी से देख लो। बस हमको गिवन में ये है a x1 y1 है, b x2 y2 है, इसका स्लोप हमको निकालना है। कैसे निकालोगे? तो आपको लेके जाना पड़ेगा वही एंगल जैसे फाइंड किए थे, जो फंडामेंटली मैंने समझाया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो करेंगे क्या, पहले इसको आप ऐसे आगे बढ़ा लो। आगे बढ़ाने से फायदा ये होगा कि जहां ये कट करेगा हमें ये एंगल चाहिए। कंसीडर करो ये एंगल थीटा है, हमें एंगल अगर थीटा पता चल चुका है तो स्लोप निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल tan थीटा चाहिए। हमें केवल tan थीटा की वैल्यू चाहिए। अब हाउ कैन यू फाइंड द थीटा, हाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, कैसे फाइंड करेंगे? तो इसके लिए क्या उपाय है कि यहां से पहले आप इधर परपेंडिकुलर डालो, यहां से यहां परपेंडिकुलर डालो और यहां से ये परपेंडिकुलर, ये सब कॉन्स्ट्रक्शंस हैं, रचनाएं हैं ये सब, और इसको मैं सी मान ले रहा हूं। समझ में आ गया? इतना काम अलग से करना, जैसे ही इतना करोगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है ना, इसमें घुसो आप, जरा देखना ध्यान से। अच्छा ये बताओ x1 y1 है तो इसकी वैल्यू यहां से x1 माना जाएगा, ये x1 है, और ये x2 y2 है, तो ये x एक्सिस पे डिस्टेंस x2 है, तो ये x2 है और ये x1 है यहां तक। तो x2 में से x1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू कितनी मिल जाएगी, यहां से ये हो जाएगा x2 माइनस x1। और उसी प्रकार ये पूरी वैल्यू कितनी है, y2, y एक्सिस पे जा रहा है, तो ये y2 है और ये कितना है, y1 है। तो y2 में से ये y1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये कितना मिलेगा, y2 माइनस y1। इसके बाद अगर ये थीटा एंगल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ये भी तो थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों पैरेलल लाइन है। कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, दो पैरेलल लाइन ऐसे कट करती है, तो ये और ये दोनों एंगल इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से। On the basis of corresponding angle, these and these both are equal to each other. दोनों एंगल से एक दूसरे के इक्वल होंगे। समझ में आया? अच्छा, अब चलते हैं, हमको क्या चाहिए, tan थीटा से मतलब है, तो बस आप बिल्कुल आराम से देखो, m इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा की वैल्यू इसमें क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि BC अपॉन AC। ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लग गया, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन बेस। लेकिन BC की वैल्यू हम निकाल चुके हैं क्या, y2 माइनस y1, और AC की वैल्यू x2 माइनस x1। दिस इज योर आंसर। यानी कि डायरेक्ट आप स्लोप आप निकालना हो तो क्या लिखोगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस। दिस इज द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर कोई स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से गुजरता है तो उसका स्लोप डायरेक्ट हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। दिस इज द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। अगर दो पॉइंट से पास करता है तो उसका जो m की वैल्यू है, ये ग्रेडियंट या स्लोप ऐसे निकाल सकते हो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकाला जा सकता है। समझ में आ गया?
आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देखना हो देख लो। जैसे कि एक पॉइंट ये दिया -2 1 और पॉइंट दिया 3 -4, तो आप इसका स्लोप निकालना हो तो m की वैल्यू क्या लिखोगे? y2 - y1 x2 - x1। y2 मीन्स ये -4 -y1 मीन्स 1, x2 3, x1 -2 तो +2 कर दोगे इसको। ध्यान रखना कि ये a को यहाँ पे x1 और y1 मानोगे और ये हो जाएगा x2 y2। तो वैल्यू चिन्ह सहित रखना है आपको, जो साइन उसका है उसके सहित रखोगे। और ये फार्मूले का माइनस है और ये माइनस बाद में आप ला रहे हो, ये -2 बाद में आया हुआ तो इसलिए प्लस कर दिया, तो ये आ जाएगा -5/5 = -1 आ गया। तो m की वैल्यू -1 आ गई, तो निकल गया स्लोप इसका। हाँ, बनाना है अगर इसको ओरिजिनल फॉर्म में तो आप ऐसे दिखा दो। अब -2 1 है तो -2 इधर, -2 और 1 यहाँ पे दिखा दो। 3 4 है तो 3 इधर जाओ, -4 नीचे जाओ और इधर आओ, तो कुछ ऐसे बनेगा। ये बन रहा है। स्लोप -1 का मतलब 135 डिग्री एंगल आएगा, आप जानते हो, क्योंकि -1 अब यहीं पे m की वैल्यू अगर tan थीटा निकाल दो तो tan थीटा माइनस किसकी वैल्यू 135 डिग्री की वैल्यू होती है, तो थीटा की वैल्यू 135 डिग्री हो जाएगा। कभी कभी पूछता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन मेकिंग फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि ये एंगल पूछ देगा आपसे कितना बनेगा। तो पहले स्लोप निकाल जाओ, स्लोप -1 आ गया, लेकिन -1 tan में 135 की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे लिख दो 135 और tan थीटा = tan 135, तो थीटा = 135, यानी ये एंगल देखो तुमको डायरेक्ट दे दिया है ना। मजेदार क्वेश्चन। तो डायरेक्ट इससे आपको एंगल भी मिल गया, स्लोप भी मिल गया, सब क्वेश्चन जैसा पूछे वैसा काम करो आप। चलो अब एक लास्ट टॉपिक इसमें, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। अच्छा पॉइंट है स्लोप पे। दो स्ट्रेट लाइन है, हमको उसके बीच का एंगल फाइंड करना है, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग ये सपोज करें कि एक स्ट्रेट लाइन मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूं और दूसरी स्ट्रेट लाइन को मैं ऐसे ड्रा कर रहा हूं, तो इसके बीच का ये एंगल चाहिए हमको। और जब भी आपसे पूछेगी कि एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा जो एक्यूट एंगल है उसको, एंगल तो भाई देखो दो स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचोगे तो ये भी दोनों के बीच का एंगल है और ये भी एंगल है, लेकिन जब यहाँ पे सोचोगे सर कौन सा एंगल पूछा गया, तो हमेशा एक्यूट एंगल को प्रेफरेंस देना चाहिए। इसका मतलब आपसे ये ऑब्ट्यूस एंगल नहीं पूछेगा, वो पूछेगा जब भी वो एक्यूट एंगल में ही आंसर देना है। यहां पे थोड़ा दुविधा होती है, उसको क्लियर कर लेना। चलो, कोई अगर ऐसे स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया है तो हम निकालना है उसके बीच का एंगल। मान लेते हैं कि इसके बीच का एंगल ये है, ये हमको फाइंड करना, ध्यान देना। लेकिन ये जो पहली लाइन है L1 और ये दूसरी लाइन मैंने मान लिया L2, और चलिए मान लेते हैं कि इसका जो एंगल है ये θ1 मान लिया जाए और इसका एंगल ये θ2 मान लिया जाए। समझा? क्योंकि पहले लाइन के लिए हमेशा एंगल यहां से लेना है, दूसरे लाइन के लिए एंगल हमेशा एंटी क्लॉकवाइज लेना है, पॉजिटिव डायरेक्शन से लेना है। तो θ1 θ2 कंसीडर करो। अच्छा बताओ, θ1 जो L1 लाइन है तो L1 का स्लोप क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ L1 क्या हो जाएगा? m1 = tan θ1। और इसी तरह से स्लोप ऑफ L2, तो इसको लिख दो tan θ2, यानी कि जहां m1 m2 रखना, tan θ1 बराबर m2, tan θ2 = m2 रखा जा सकता है। यानी कि इसका स्लोप हम मानते हैं m1 है और इसका स्लोप जो है वो m2 है। समझ में आ गया? अब देखो हमको निकालना है इस अल्फा एंगल को, और अभी अभी इसके ठीक पहले मैंने एक बात बताई थी कि θ1 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो लिखोगे θ1 इज द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दिया हुआ है।
तो उसका एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि θ1 इज इक्वल टू अल्फा प्लस θ2 लिख सकते हो। इसकी वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होना चाहिए। अप्लाई कर दिए। और अब एक काम करो कि हम θ1 θ2 एक तरफ अल्फा एक तरफ कर दें। तो आप यहां पे लिख दो, इस साइड में अल्फा ले लो और इसके पास भेज दो, तो ये हो जाएगा tan θ1 माइनस, ये इसके पास जाएगा तो माइनस में और इसके पास अलग रहेगा ये। और इसके बाद दोनों साइड में टेंजेंट लगा देते हैं, टेकिंग टेंजेंट ऑफ बोथ साइड। ये हो जाएगा tan अल्फा और यहाँ tan θ1 माइनस θ2। और अब आप जानते हो कि tan a माइनस बी के फार्मूले से खोल दो इसको, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a इंटू tan b। बट बस देखते रहो ध्यान से, tan θ1 को हम लिख सकते हैं m1 और tan θ2 को m2 और यहाँ 1 प्लस m1 इंटू m2। समझ में आ गया? तो हमें तो अल्फा एंगल चाहिए, तो उसे tan इनवर्स में लिख दो। तो इसको tan इनवर्स m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1। समझ में आ गया? इस फार्मूले का यूज हम करेंगे किसी भी दो लाइन के बीच का एंगल पूछेगा, स्लोप अगर दिया है। अगर स्लोप आपको दिया है और दो लाइन के बीच का एंगल पूछ रहा, तब इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। समझ में आ गया? और इस पे भी आप लगा सकते हो। देखो इसको अगर परपेंडिकुलर पैरेलल कंडीशन इस पे डालना होगा तब क्या करेंगे, जल्दी से देख लो इसको भी। इस फार्मूले के साथ भी हम लोग चेक कर सकते हैं कि फॉर पैरेलल फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन। देखो कंडीशन नंबर 1 या केस 1, L1 पैरेलल टू L2, यानी कि लाइन L1 L2 एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे? L1 का मतलब लाइन फर्स्ट, L2 मीन्स लाइन 2। तो ये एक दूसरे के पैरेलल कब होंगे? पैरेलल होने का मतलब बीच का एंगल ये अल्फा जो है 0 होना चाहिए। सो अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। बट tan अल्फा की वैल्यू tan 0 लगाओगे तब भी 0 होगा। ये समझ में? ये 0 और 180 भी हो सकता है, लेकिन दोनों में 0 ही आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan अल्फा इज इक्वल टू tan 0 इज इक्वल टू 0। तो इस फार्मूले का यूज अगर हम करेंगे, इसी फार्मूले का यूज करेंगे। देखो देखते हैं, इससे तुम प्रूफ कर सकते हो। तो tan अल्फा के जगह 0 भरोगे तो कितना मिले? 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, और ये क्रॉस जाएगा 0 तो हो जाएगा कितना? m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 0, देन m1 इज इक्वल टू m2। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन। ये नहीं बताया था इसके पहले ये नहीं बताया था कि दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होंगे अगर m1 m2 इक्वल होगा। वही इसमें भी आ रहा है। ये केस 1 है, ठीक है। केस 2 में चले जाओ। केस 2 में अगर ये दूसरे के परपेंडिकुलर हुए तब क्या होगा? तो L1 परपेंडिकुलर टू ईच अदर केस 2 में होगा तो क्या होगा? अल्फा की जो वैल्यू होगी वो 90 डिग्री, लेकिन tan अल्फा इज इक्वल टू tan 90 और ये होता है इन्फिनिटी होता। अब इसका फिर से यूज करें इस फार्मूले का, तो यहां भरो इन्फिनिटी इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 m2, लेकिन इन्फिनिटी को आप 1/0 कर लो तो ये हो जाएगा m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इधर तो ये ऊपर जाएगा और ये 0 में चला जाएगा। तो यहां आ जाएगा 1 प्लस m1 m2 इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा और ये उधर पूरा 0 कर देगा। और लास्ट में क्या मिला है? m1 इज इक्वल टू m1 m2 इज इक्वल टू -1। वही कंडीशन मिलेगा आपको। तो ये परपेंडिकुलर कंडीशन है, इसके पहले पैरेलल कंडीशन। समझ में आ गया? तो दोस्तों ये इस वीडियो में मैंने आपको पूरा स्लोप के बारे में समझाया है कि स्लोप हाउ विल यू फाइंड द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो इस वीडियो को अच्छे से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि फिर मैं बोल रहा हूँ बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगा। आप अच्छे से रिप्ले करके 1 2 3 बार इसको देख लीजिएगा और इसके बाद आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जाइएगा, बिल्कुल इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज लेंगे 10 पॉइंट
एक्सरसाइज हम लोग स्लोप से रिलेटेड एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं और वो एक्सरसाइज आपका होगा 10.1 सॉरी एक्सरसाइज 10.1 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें कुछ एक दो और कंडीशन से स्पेशल मैं बताऊंगा कि कोलिनियरिटी कंडीशन कैसे क्या होती है, कोलिनियरिटी कंडीशन क्या होती है, उसके लिए आप क्या करोगे। तो वही पैरेलल कोलिनियर कंडीशन को मैं समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो एक्सरसाइज लेकर के चलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।